नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पूरा हो रहा है नेताजी से सशक्त भारत का सपना। देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मिल रहा है मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री बोले, एलएसी से लेकर एलओसी तक दुनिया को दिख रहा है भारत का नया अवतार। आत्मनिर्भर भारत में सोनार बांग्ला की भूमिका को बताया अहम। आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर में 1 लाख से अधिक लोगों को सौंपा जमीन का पट्टा। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दूर हुई भूमिहीन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव से लड़ने की अपील। हैदराबाद के एमसीआर एचआरडी संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। और कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सराहा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। भारत की ओर से अब तक 13 देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं संसद भवन परिसर में भी नेताजी को याद किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनके चित्र का अनावरण किया। इस अनावरण के साथ ही नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सवों की शुरुआत हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान योगदान के लिए इस वर्ष को श्रद्धांजलि वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत देश विदेश में साल भर नेताजी की याद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इधर संसद भवन में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई वर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों सहित राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस सशक्त भारत की कल्पना की थी, भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। एलएसी से लेकर एलओसी तक जहां कहीं भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नेताजी को नमन किया। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं
उन्हें सैल्यूट करता हूं। मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की ऊर्जा, आदर्श, तपस्या, त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी नेताजी सबसे बड़ी प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत में बड़ी भूमिका निभानी है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नेताजी के पत्रों पर एक किताब का विमोचन किया। इसके अलावा नेताजी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने आजाद हिंद फौज के कई पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा किया। यहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी अगले 2 साल तक चलेगी। निर्भीक सुभाष नाम से लगी प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों और जानकारियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जिम्नेरी का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। सुभाष जान हिंद
if no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind, and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind, and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। সুভাষ নগর নিগম কর্মচারীদের इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और आदर्शों को दिखाया गया है। পরিচয় ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। সুভাষের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই সুভাষ সরকারের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন এবং বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের মিথ্যে অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই সেই জেল যেখানে লোকমান্য তিলক এবং লালা লাজপত রায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকে রাখা হয়েছিল। মান্দালয় জেল নয়, এ যে আমার তীর্থ। আমি আজ তীর্থে এসেছি। মান্দালয় জেল নয়, যাতনা গৃহ ছিল। কাঠের তৈরি খাঁচা ছিল। ঝড় বাদলের দিনে বৃষ্টির জল ভেতরে প্রবেশ করত। বসার বা দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না। ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং নিউমোনিয়ার ঝাপটা সামলে 3 বছর বচন তার সন্তাপ দূর করে দিল। যে उषा लग्ने তোমার कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेताजी भवन गए। प्रधानमंत्री ने नेताजी भवन में सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े चित्रों को देखा और सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। नेताजी भवन कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक निवास था। इस घर को नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस ने साल 1909 में बनाया था और साल 1961 में इमारत को नेताजी के जीवन और कार्य के लिए समर्पित संग्रहालय में बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी गए, जहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यहां के आर्ट कैंप भी गए और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21वीं सदी में नेताजी सुभाष की विरासत का फिर दौरा और एक कलाकार शिविर का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कलाकारों और सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। करता है तो पूरे देश के सामने उसका जो समर्पण है वो सामने आता है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे। हालांकि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवसागर जिले में स्थित जेरेंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से उनके जीवन की बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। असम में लोगों को भूमि आवंटन पत्र वितरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार असम के मूल निवासियों की जमीन, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असम भारतीय धरोहरों का केंद्र है और इसका चौमुखी विकास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर असम राज्य के लोगों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है। आज हमारी सरकार असम की जरूरतों की पहचान करके हर जरूरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। बीते 6 सालों से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार भी हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारत में बने टीके की मांग हो रही है। कोविड की स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की भूमिका की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति से संपर्क मजबूत हुआ है। आज असम और नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही असम आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा है। बीते सालों में असम के गांवों में करीब 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इसलिए आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवकों से गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की है। हैदराबाद के MCR HRD संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नेताजी के लोकतांत्रिक आदर्श बलिदान और त्याग के सिद्धांतों पर आधारित थे। हैदराबाद के MCR HRD संस्थान के फाउंडेशन कोर्स में भाग ले रहे प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने युवाओं से गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए काम करने की अपील की। In his public speeches, Netaji Subhash Chandra Bose emphatically advocated the need for abolition of caste system in India. Then, now this appeal, the advocacy is more important because how the caste is playing havoc. The system, particularly and the politicians try to take advantage and then break up caste. Religion. Their reality, religion is there, but they are not be the priority. That's why I say when you select and elect leaders, you must see 4 C's: character, caliber, capacity and conduct. पराक्रम को नेताजी के व्यक्तित्व का विशेष गुण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने देश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस मनाने के सरकार के फैसले की सराहना की। Government of India has decided to celebrate his birthday as Parakram Divas to inspire the people of the country, especially the youth. This is a befitting tribute to Parakram or courage, was the most defining feature of Netaji's persona. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी के लोकतांत्रिक आदर्श बलिदान और त्याग के सिद्धांतों पर आधारित थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से एक नए और समृद्ध भारत का निर्माण करने का आह्वान किया। कोविड महामारी और संसद के बजट सत्र के मद्देनजर सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसलिए सभी सदस्यों के लिए सत्र में भागीदारी से पहले कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। बजट सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले ही सभी सांसदों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके लिए संसद भवन परिसर में एक कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां पे संसद सदस्य और उनके परिवार के सदस्य 27 जनवरी से RT-PCR टेस्ट करा सकेंगे। बजट सत्र में भाग लेने के लिए सभी सदस्य अपने संबंधित राज्यों या देश के किसी अन्य स्थान पर किसी भी अधिकृत प्रयोगशाला या परीक्षण केंद्र में भी कोविड परीक्षण करा सकते हैं। संसद सदस्यों के सहयोगी कर्मचारियों की
कोरोना जांच के लिए CGHS वेलनेस सेंटर में इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों को केवल आधिकारिक कार्यों के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। संक्रमण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के निजी सचिवों या निजी सहायकों को सदन के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि संसद भवन एनेक्सी और पार्लियामेंट लाइब्रेरी में आधिकारिक कार्य किए जा सकेंगे। राज्यसभा के 253वें सत्र के दौरान किसी आगंतुक को भी सदन की कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं होगी। सत्र के दौरान जो सदस्य किसी विषय पर सदन में बोलना चाहते हैं, उन्हें चर्चा शुरू होने से 60 मिनट पहले अपना नाम देना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए राज्यसभा की बैठकें राज्यसभा चैम्बर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चैम्बर में आयोजित की जाएंगी। इसके तहत 57 सदस्यों को राज्यसभा चैम्बर में बिठाया जाएगा और 51 सदस्यों को राज्यसभा दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। 132 सदस्यों को लोकसभा कक्ष में बैठाया जाएगा। पार्टी नेता ये तय कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के सदस्य 3 स्थानों पर कहां बैठेंगे। प्रत्येक सीट पर एक माइक्रोफोन और एक ऑडियो कंसोल उपलब्ध कराया गया है ताकि सदस्यों को चर्चा में भाग लेने में परेशानी न हो। सभी स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है ताकि सभी सदस्य कार्यवाही को देख और सुन सकें। कार्यवाही के दौरान सभी सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क भी लगाएंगे। हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और अन्य सुरक्षात्मक उपायों को भी लागू किया जाएगा। आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से आज पारंपरिक हलवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बजट 2021-22 की तैयारियों के अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। हलवा सेरेमनी आधिकारिक रूप से बजट प्रिंटिंग की शुरुआत मानी जाती है। हर साल बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी के आयोजन की परंपरा है। संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते संसद में पेश किया जाने वाला बजट पेपरलेस होगा और संसद सदस्यों को बजट की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। इस ऐप के जरिए सभी सांसदों और आम जनता को बिना किसी परेशानी के बजट से जुड़े दस्तावेज मुहैया हो सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं बैठक की अध्यक्षता की। उद्घाटन भाषण में अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास हमेशा केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी के जीवन से देश के युवा सालों साल तक प्रेरणा लेते रहेंगे। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में उत्तर पूर्व के सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने, विभिन्न योजनाएं चलाने और स्मारक बनाने का भी अनुरोध किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों और उनके परिवारों की सेहत से जुड़ी बड़ी योजना की सौगात उनको दी है। अमित शाह ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया। सभी CAPF के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल CAPF के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 15 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 27,776 सेशन में 15,37,190 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। आज 27 राज्यों में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया और पूरे देश में 1,46,000
598 लोगों को टीका लगाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के योगदान की सराहना की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई में भारत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ट्वीट संदेश में WHO के महानिदेशक ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और ज्ञान को एक दूसरे से साझा करेंगे तो इस महामारी को हराकर जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। गणतंत्र दिवस से पहले आज दिल्ली के राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इस साल की परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले की जगह नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म होगी। ये नज़ारा है राजधानी दिल्ली के राजपथ का, जहां शनिवार को देश की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और सैन्य शक्ति का नज़ारा देखने को मिला। राजपथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। सैनिकों के जोश ने देखने वालों को उल्लास से भर दिया। इस साल सेना की तरफ से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले तो 18 कंटिंजेंट इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 16 कंटिंजेंट मार्चिंग कंटिंजेंट है और 2 एनिमल कंटिंजेंट है। ये 16 मार्चिंग कंटिंजेंट्स में आप देखेंगे कि 6 कंटिंजेंट्स इंडियन आर्मी के हैं, उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, एनसीसी बॉयज़, एनसीसी गर्ल्स और एनएसएस के मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं और 2 एनिमल कंटिंजेंट्स हैं, 61 कैवलरी और बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। तो ये एक हमने कोविड के चलते हुए भी अपने कंटिंजेंट में कोई कमी नहीं करी। बांग्लादेश से आया सैनिक दस्ता भी इस बार परेड में खास होगा। ये दूसरा मौका है जब कोई विदेशी सैन्य दस्ता भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहा है। इससे पहले 2016 में फ्रांस के सैन्य दस्ते ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। So it comprises members from Bangladesh Army, Bangladesh Navy and Bangladesh Air Force. As you asked the question, we are feeling ourselves privileged to come on this special year of Bangladesh, that is 2021. इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में 32 झांकियां शामिल हो रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और
किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।